Bismillahirrahmanirrahim. This is Rao Naveed. Today we are going to discuss and study chapter number 1. Topic is stoichiometry. Stoichiometry को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. It deals with the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टूडेंट्स हमें पता है ऐसा रिलेशनशिप है जो अमाउंट से रिलेटेड होता है और इसमें हम एक गिवन इक्वेशन में दिए गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स को डील करेंगे. इसकी एक इसेंशियल कंडीशन जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बगैर हम स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस नहीं कर सकते. स्टोइचियोमेट्री की अगर हम एग्जांपल करें, लेट्स से कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं. अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है. 12 ग्राम, 32 ग्राम एंड 44 ग्राम आर द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहलाएंगे और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स को फाइंड आउट करना इज डिफाइंड एज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन टू लॉज. दो लॉज हैं जिस पे ये स्टोइचियोमेट्री डिपेंड करती है. एक हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 9th 10th में भी आप ये बात पढ़ के आ चुके हो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो आपके पास स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज बिफोर समथिंग हैपनिंग एंड आफ्टर दैट हैपनिंग, उनके मैसेज जो हैं वो कंजर्व रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए. तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन का मास बिफोर रिएक्शन इज 12 ग्राम एंड 32 ग्राम रिस्पेक्टिवली, और अगर हम इनका सम अप करें तो वो 44 ग्राम बनता है. और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका मास भी हमारे पास 44 ग्राम है, विच मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बीइंग ओबेड हियर. इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मुकम्मल तौर पे ओबे हो रहा है. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें यह बताता है कि जब एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसके एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर रेशो 1:2 है इन CO2 ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अगर हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 कार्बन होंगी और 4 ऑक्सीजन होंगी. लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 1:2, यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के जितने चाहे मोल्स हम ले लें उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है दैट विल रिमेन सेम, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो दीज टू नेम ऑफ दीज टू लॉ यू शुड रिमेंबर. फिर उसके बाद स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं, हमें कुछ चीज़ें सपोज करनी पड़ती हैं. वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक्चुअली क्योंकि हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में अमाउंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले रहे हैं, यानी कि ये एक थ्योरेटिकल प्रोसीजर है. प्रैक्टिकली हमारे पास ये प्रोसीजर कुछ इस तरह से नहीं होता. प्रैक्टिकली जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को मेजर कर रहे होगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका जो फिजिकल बैलेंस है, आपका जो ऑपरेटस है वो सही तरह से कैलकुलेट ना कर रहा हो, उसमें कोई एरर मौजूद हो, तो ये कार्बन की अमाउंट 12 ग्राम पॉसिबल ना हो. आपके पास ऑक्सीजन एग्जैक्टली 32 ग्राम्स ना हो. कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट वेरी कर जाएगी 12 और 32 ग्राम से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी ऑटोमेटिकली वेरी करेगी. तो देयर आर चांसेस कि आपके जो फिजिकल बैलेंस है उसमें कोई एरर हो, या फिर आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई एरर हो सकता है, आपका इनएक्सपीरियंस रीजन बन सकता है कैलकुलेशंस के डिफरेंट होने के. उसके बाद जब हम जिस कंटेनर में, जिस अपरेटस में कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि उसमें कुछ इंप्योरिटीज मौजूद हो. तो हमारे रिएक्टेंट उन इंप्योरिटीज से मिलकर कुछ बाई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, कोई साइड प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू कर दें. या फिर ऑक्सीजन एक गैस है, जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हो तो ये भी चांसेस हैं कि ऑक्सीजन वहां से एस्केप आउट कर जाए. इन शॉर्ट कि हमारे पास जब हम प्रैक्टिकली ये काम करेंगे तो एग्जैक्ट 44 ग्राम प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन नहीं होगा.
लेकिन क्योंकि हमने स्टीशियोमेट्री में कैलकुलेशन सारी थ्योरेटिकली करनी होती हैं, सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करनी होती हैं, तो इसीलिए हम कैलकुलेशंस करने से पहले दो चीज़ों को फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो देयर इज नो साइड रिएक्शन अकरिंग, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, यानी कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करवा रहे हो तो वो आपस में ही रिएक्ट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन उनका नहीं हो रहा, ये हम सपोज करेंगे। और दूसरी बात हम ये सपोज करेंगे कि हमने जितने भी रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, कोई भी साइड रिएक्शन वहां पे कैरीड आउट नहीं हुआ। यानी कि इस एग्जांपल में हमने 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली वहां पे इन रियल कुछ और बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन स्टीशियोमेट्री के लिए हम ये दो बातें सपोज कर लेते हैं कि नो साइड रिएक्शन अकर्स एंड ऑल द रिएक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है स्टीशियोमेट्री का। उसके बाद स्टीशियोमेट्री में हम कर क्या कह सकते हैं, हमारे पास चार रिलेशन है बेसिकली जो आपकी बुक में मेंशन है कि हमें अगर मैस दिए गए हो रिएक्टेंट के तो हम प्रोडक्ट के मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें प्रोडक्ट के मैस दिए गए हो तो हम रिएक्टेंट के मैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रिएक्टेंट के मैस दिए गए हो तो हम प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट के मोल्स दिए गए हो तो हम रिएक्टेंट के मैसेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम मोल से रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैस से हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम से हम रिएक्टेंट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चार रिलेशनशिप्स हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप और मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टूडेंट इस टॉपिक में हमारे पास चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हमारे पास बनेगा डेफिनेशन ऑफ स्टीशियोमेट्री, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है कि स्टीशियोमेट्री में कौन कौन से लॉज जो हैं वो ओबे किए जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग स्टीशियोमेट्री, तो वो हमारे पास नो साइड रिएक्शन और ऑल द रिएक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर द रिलेशंस वी डिस्कस इन स्टीशियोमेट्री, तो दे आर 4: mass mass relationship, mass mole relationship, mole mole relationship and mass volume relationship। उसके बाद हम इसी स्टीशियोमेट्री के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस की गई हैं। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में पास पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं, और अभी प्रीवियसली जो पेपर्स हुए हैं उसमें कुछ बोर्ड्स में एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो आ चुकी है, स्पेसिफिकली डीजी खान बोर्ड में। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम स्टीशियोमेट्री की एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस when 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। यहाँ पर क्योंकि हम स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं और डेफिनेशन में हमने कहा कि स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस जो हैं ये सारी की सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ड्राइव की जाती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्सेस में है इससे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल और वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि हमें यह बताया गया है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये 14 ग्राम मौजूद है हमारे पास, और हमने इस 14 ग्राम KOH से ये फाइंड आउट करना है कि K2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम्स कितने हैं, यानी कि मैस ऑफ K2SO4 कैलकुलेट करना है। उसके बाद वाटर कितना बना, वाटर का मैस हमने कैलकुलेट करना है, और लास्ट में हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि वाटर जो प्रोड्यूस हुआ है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने बने हुए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही दी गई है, क्या कि हमारे पास KOH जो है वो 14 ग्राम गिवन है, यानी कि हमें रिएक्टेंट का मैस दिया गया स्टूडेंट्स। अब रिएक्टेंट के मैस से हम प्रोडक्ट के मैस को भी फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट्स के मोल को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम मैस मैस रिलेशनशिप भी डिस्कस करेंगे, मैस मोल रिलेशनशिप भी डिस्कस करेंगे, और मैस मैस रिलेशनशिप भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जो चीज गिवन है वो है मैस ऑफ KOH 14 ग्राम। मोलर मैस हम उसका कैलकुलेट करेंगे। मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें उस कंपाउंड, उस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम हमारे पास 39 होती है,
ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, तो इनको हम सब अप करें तो मोलर मास हमारे पास 56 ग्राम पर मोल प्रोड्यूस हो जाता है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स को याद भी होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। गिवन मास हमें 14 ग्राम है, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 56, तो आंसर आया 0.25 मोल, यानी कि 14 ग्राम KOH जो हमें गिवन था उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए तो वो 0.25 मोल्स हमारे पास मौजूद है। अब हम यूज करेंगे स्टीशियोमेट्रिक मेथड, जिसमें हम रिएक्टेंट्स के मैसेज से, रिएक्टेंट्स के मोल से प्रोडक्ट के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने पूछा गया था कि नंबर ऑफ ग्राम K2SO4 के फाइंड आउट करने हैं, कब? जब 14 ग्राम KOH यूज हुई थी। हमने 14 ग्राम KOH को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि अगर हमारे पास 2 मोल KOH के है तो दे आर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ K2SO4। अगर KOH का 1 मोल होगा तो अल्टीमेटली K2SO4 के हमारे पास हाफ मोल्स होंगे 1/2, और जब हमारे पास KOH के 0.25 मोल्स होंगे तो हम इस हाफ मोल को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो K2SO4 है इसके 0.125 मोल जो है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकल आए हमारे पास K2SO4 के लिए, और मैस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। अगर हमें किसी भी स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं और उससे मैस फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली उस नंबर ऑफ मोल्स को उस कंपाउंड के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास उसका मैस फाइंड आउट हो जाता है। तो हम क्योंकि K2SO4 का मैस निकालने जा रहे हैं तो पोटाशियम 39 है, 2 पोटाशियम 78 हो जाएंगे, सल्फर 32 होती है, ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन विल बी 64, और इन सब को हम प्लस करें तो 174 ग्राम पर मोल बनता है, और नंबर ऑफ मोल्स 0.125 से हम मल्टीप्लाई करें तो 21.75 ग्राम्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH विल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया जो उसने पूछा था कि नंबर ऑफ ग्राम जो है वो K2SO4 के कैलकुलेट करो। सेकेंडली फिर वो कहता है आल्सो कैलकुलेट द वाटर प्रोड्यूस्ड, पानी कितना बना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल KOH के हों तो 2 मोल ही वाटर के प्रोड्यूस होते हैं, 1 मोल KOH को होगा तो 1 मोल वाटर का प्रोड्यूस होगा। KOH के हमारे पास 0.25 मोल हैं तो वाटर के भी हमारे पास 0.25 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वाटर का मैस निकालना है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मैस से। स्टूडेंट वाटर का मोलर मैस हमें पता है 18 को हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 4.5 ग्राम मैस ऑफ वाटर। दूसरा पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में हमें कहता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, के मैस तो कैलकुलेट कर लिया आपने 4.5 ग्राम है। अब इस 4.5 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें रिलेशनशिप जो पता है वो यही पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम किसी भी स्पीशी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कैलकुलेट करने हैं तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमें प्रोवाइडेड है 0.25। एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, हमें याद है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी विल रिएक्ट टू 14 ग्राम ऑफ KOH विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल हमने रिवाइज की, आपकी बुक में मेंशन है, क्यों ये टॉपिक के साथ अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 सेम प्रोसीजर की है, इसमें हम मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने देखा हमें रिएक्टेंट के मैस गिवन थे, हमने उससे प्रोडक्ट का मैस भी निकाला, प्रोडक्ट के मोल्स भी निकाले। तो मैस मैस रिलेशनशिप भी डिस्कस किया है, मैस मोल रिलेशनशिप भी डिस्कस किया है, और अब मोल मोल रिलेशनशिप भी डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकाल के उससे हमने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट किए हैं। एक रिलेशन हमारा रहता है, उस रिलेशन के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करेंगे, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि हमें मैस गिवन है तो हम उससे वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन आपके सामने है कि मैग्नीशियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है
और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन थी जो हमें मिली। फिर आगे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl का कम से कम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किस लिए? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है HCl का, वो 27% बाय मैस है, यानी कि अगर टोटल वॉल्यूम, टोटल मैस ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो उसमें से HCl सिर्फ 27 ग्राम है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास। उस सॉल्यूशन को हम कितना इस्तेमाल करें मैग्नीशियम के साथ कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो? दिस इज द क्वेश्चन। अब हमने डेंसिटी भी गिवन है हमें HCl सॉल्यूशन की 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा गया मिनिमम वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है, बेसिकली आपने डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि वो हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम। हमने अगर मैस कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम और डेंसिटी को, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैस, वॉल्यूम और डेंसिटी को आपस में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा मैस ओवर डेंसिटी। डेंसिटी हमें स्टेटमेंट में बताई गई है और मैस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जो डाटा गिवन है वो दिया गया है प्रोडक्ट का मैस। तो प्रोडक्ट के मैस गिवन है जी 12 ग्राम। प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोलर मैस हाइड्रोजन का हम निकालें तो एक हाइड्रोजन का 1.008, तो 2 हाइड्रोजन का विल बी 2.016 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो हम हाइड्रोजन के मैस को, जो गिवन मैस है 12, उसके मोलर मैस से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकला है 6 मोल। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम उससे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें जो गिवन थे वो हमने फाइंड आउट किए। अब हम उससे कंपैरिजन करके स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन हमें बता रही है कि हाइड्रोजन के 1 मोल बनाने के लिए HCl के 2 मोल जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के जो है वो 6 मोल्स हैं, तो 6 मोल के लिए HCl के कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे? तो 2/6 इज इक्वल टू 12 मोल्स। यानी कि हमने पहले यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब HCl के नंबर ऑफ मोल्स हमने उस इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट किए जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। तो हमें पता चला कि HCl के 12 मोल्स को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होंगे, विच विल बी इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मैस ऑफ HCl निकालें तो मैस ऑफ HCl निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला कि हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन का मोलर मैस 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 36.5 हो जाएंगे। 36.5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 438 ग्राम्स आएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैस HCl का आया है। दिस इज द मैस ऑफ HCl, सोल्यूशन का मैस नहीं है ये। बच्चे बात कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन का मैस तो निकल आया, अब यहाँ पे मैस पुट करो, डेंसिटी पुट करो तो वॉल्यूम निकालो। नहीं, गलत है। ये मैस हमारे पास HCl का निकला है। अब इस सोल्यूशन का हमने मैस फाइंड आउट करना है। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि 27% बाय मैस सोल्यूशन है हमारे पास। यानी कि स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है तो उसमें 27 ग्राम HCl है। 27 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन में? 100 ग्राम में। और 1 ग्राम HCl कितने सोल्यूशन में होगी? तो स्टूडेंट उसके लिए हम 100 डिवाइडेड बाय 27 कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर निकल आएगा 1 ग्राम HCl का। हमने कितने ग्राम HCl के लिए सोल्यूशन निकालना है? 438 के लिए। तो जो भी आंसर आएगा हम उसको 438 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट आवर आंसर इज 1622.2 ग्राम इज द mass of solution. 438 was the mass of HCl. 1622.2 ग्राम is the mass of whole solution. और हमने होल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना था। उस होल सोल्यूशन का वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है कि वो कितना इस्तेमाल होगा, हमारे पास कितना रिक्वायर्ड होगा 12 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो शुरू में फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस हमने कैलकुलेट किया अभी
162.2 ग्राम। डेंसिटी हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इनको डिवाइड करें तो आंसर इज 1423 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम 27% बाय मैस HCl सॉल्यूशन से अगर हाइड्रोजन गैस जो है 12 ग्राम बनाना चाहते हैं तो 12 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें जो सॉल्यूशन HCl का चाहिए होगा वो सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब। 1423 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विद HCl। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की, इनको आप लोगों ने देख लें। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 11 और 12 कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको डिस्कस कर लेना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को और यील्ड को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।